आरिज़ वो प्रेग्नेंट है। होश के नाखून लोग गुस्से से इसको मदीहा ने शानों से झंझोड़ा था। तो मैं क्या करूं, पहली औरत है जो माँ बनेगी, इससे कहें दफ़ा करे अपनी शक्ल यहाँ से। वो गुस्से से दहाड़ उठा। वजूद में इसकी सूरत को देखते ही चिंगारियाँ दौड़ जाती थी। और तमाशा लगवाओ अपना, वो सिर्फ निकाह में थी तुम्हारे, और तुमने जो इसके साथ किया है, अगर घर में किसी को पता लग गया तो तुम्हारी जान ले लेंगे। इसके मुंह पर हाथ रखकर इसकी आवाज़ दबाती वो घबराई हुई लग रही थी, जबकि कमरे में एक वजूद की सिसकियाँ गूंज रही थी। तो मैंने कहा था मेरे अरमानों पर इसको बिठा दो, मैंने कहा था मेरा निकाह इससे करवा दो, मैं इसके साथ इससे भी ज़्यादा बुरा करूँगा, वो चिल्लाया, जबकि मदीहा ने इसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। हारिस ने सुर्ख नज़रों से माँ को देखा। तुम्हारे बाप का फ़ैसला था ये, इसके मगर हो जाओ जाकर, क्यों इसके जान के दुश्मन बन गए हो? मदीहा गुस्से से बोली। आप जाएं, हारिस ने ज़ब्त से कहा, जबकि पिंक शलवार कमीज़ में दीवार से चिपकी आयत को इसने फंकारते हुए देखा था। उन्होंने अफसरदगी से पहले आयत को और फिर आरिस को देखा। आरिस क्या था ये सब तो जानते ही थे। आयत की गलती बस ये थी कि वो इससे मोहब्बत करती थी, और इस मोहब्बत ने इसे आज कहीं का नहीं छोड़ा था। वो कैसे इस जायज़ बच्चे को छुपाती जिसे इसके बाप ही ने गुनाह बना दिया था। चलो आयत, मदीहा ने आयत का हाथ थामा जो पत्ते की तरह कांप रही थी। आरिस ने निकाह फेर ली। वो कुछ लम्हे और देखता तो शायद इसका कत्ल कर देता। वो भड़क कर उठता वाशरूम में चला गया। क्यों आती हो इसके कमरे में? तुम जानती भी हो यह सब क्या है और इसका क्या अंजाम होगा? मदीहा की आंखों में इसको देखकर आंसू तैर गए थे। ताई अम्मी मुझे बचा लें, वो फूट फूट कर रो दी थी। इनके सीने में चेहरा छुपाकर वो बुरी तरह रोई थी। मदीहा ने इर्द गिर्द देखा। इस वक्त सब सो रहे थे। कोई जाग जाता और इन दोनों को देख लेता तो क्या बनती। उन्होंने सबसे ज़्यादा अपने शौहर का डर था। वो आयत को लेकर इसके रूम में दाखिल हुई, जो कि सीढ़ियाँ उतर कर दूसरी तरफ था। आयत की अम्मी के इंतकाल हो जाने के बायस वो मदीहा से बहुत करीब थी, जबकि आफ्ताब आयत के वालिद उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी और अपने बीवी बच्चों में मगन हो गए थे। आयत का सभी ख्याल रखते थे, ख़ासकर मुर्तज़ा आरिस के वालिद, कबीर, सालार और यहाँ तक कि जैन भी इसका बहुत ख्याल रखता था। सिवाय आरिस के सभी घर में इसके लिए हसास थे। मदीहा ने इसके आंसू साफ़ किए। इसके कमरे में मत जाया करो, इसने प्यार से कहा। सुर्ख सफ़ेद रंगत और इस पर हया के रंगों से लबरेज वो लड़की किसी की भी पसंद बन सकती थी, मगर आरिस को इससे बेहद नफ़रत थी और कहीं भी वो अपनी गलती के साथ गलत करके नहीं मानता था। इसे अमेरिका जाना था, पाकिस्तान से वो हमेशा के लिए चले जाना चाहता था। वजह जिनी थी इसकी गर्लफ्रेंड, जिसने इसका इतना दिमाग ख़राब कर दिया था कि आरिस सब छोड़ देना चाहता था। इसके लिए यहाँ तक कि कई बार कबीर से वो पिटा भी था। वजह चोरी थी। कारोबार में बड़ी रकम निकलवा कर जैनी को सेंड करते हुए वो पकड़ा गया था, और कबीर जो हद से ज़्यादा गुस्से का तेज़ था, इसने बिना किसी का लिहाज किए इसको पीट दिया था। यह तो सालार इस दिन ही घर आया था तो आरिस की बचत हुई, वरना शायद ही इस वक्त कबीर से बचा पाता। और फिर सबकी इत्तफाक राय से आरिस का निकाह आयत से करा दिया गया था, जिस पर आरिस ने बहुत वावेला किया था, मगर बड़े भैया यानी कबीर की वजह से इसे इस रिश्ते में बंधना पड़ा और इससे सारी लग्जरीज भी ले ली गई थी। आरिस ही वाहिद शख्स था जागीर हाउस का जिसके पास ना गाड़ी थी और ना ही कोई बाइक। इसे जब ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती तो कबीर के पास जाना पड़ता था, जो कि इसकी जान अपनी आंखों से खींच लेता था। सभी कबीर से डरते थे। उन्होंने खुद बुलाया था। आयत ने आंसू साफ़ किए। मदीहा ने गहरा सांस भरा। और तुम पागल हो, चल पड़ती हो इसके बुलावे पर। वो ज़रा खफा हुई, वरना वो यहाँ आ जाते। इसने जैसे इसे आरिस की तरफ से दी जाने वाली धमकी से आगाह किया था। मदीहा खामोश हो गई। वह लड़का इतना ज़िद्दी था कि नाक में दम दे दिया था। वैसे तो उसके चारों ही बेटे ज़िद में एक दूसरे से बढ़कर थे, बिल्कुल अपने बाप पर गए थे। तुम रेस्ट करो, अब रोना मत। मदीहा ने इसको लेटने का इशारा किया, जबकि आयत ने सर नफ़ी में हिला दिया। ताई अम्मी सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे? वो सिसकी। मदीहा ने इसको गले से लगा लिया। कोई कुछ नहीं सोचेगा, इस बात को खुद ही छुपा लो मुझसे। जहाँ तक हो सकेगा मैं इस सबको ठीक करने की कोशिश करूँगी, और इसका एक ही हल है कि तुम्हारी रुखसती कर दी जाए। वो मध्यम आवाज़ में बोली। नहीं ताई अम्मी, प्लीज़ ऐसा मत करें। वो इनके हाथ थामे रोने लगी, जबकि मदीहा को शदीद अफसोस हुआ था आज अपनी तरबियत पर। आयत, अब रोना नहीं, मेरा बच्चे पर बुरा असर पड़ता है। वो बोली तो आयत से सकने लगी। कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो, उन्होंने प्यार से कहा और इसके पास से उठी। मैं अमल के हाथ कुछ खाने को भिजवाती हूँ, वो बोली और इसकी पेशानी चूमकर वहाँ से चली गई। जबकि इनके निकलते ही आयत ने जल्दी से रूम लॉक कर लिया। पेट पर हाथ रखकर वो ज़मीन पर बैठती चली गई। वो रात जो इससे इसकी इज़्ज़त छीन ले गई थी, इसकी आंखों के आगे घूमने लगी। एक मोहब्बत की इतनी बड़ी सज़ा सिस्कियों ने इस कमरे में इसकी बेबसी की वजाहत की थी। परीक्षा कॉलेज यूनिफॉर्म में रेडी
बैग अभी उठा ही रही थी कि सेल फ़ोन रिंग हुआ। इसके दोस्त का मैसेज था। वो सेल फ़ोन देखकर मुस्कुराई और वहीं सेल फेंक कर बाहर आ गई। अस्सलाम वालेकुम बड़े भैया। कबीर को भी रूम से निकलते देख इसने सलाम किया। वालेकुम सलाम, कबीर ने जवाब दिया। चेहरा संजीदा था। वो इसके आगे से गुजर गया। परीक्षा इसके पीछे पीछे ही थी। जिमल भी जल्दी जल्दी बाहर निकली। परीक्षा तुम कॉलेज चल रही हो? अमल ने पूछा तो इसने सर इस बात में हिलाया। तुम्हें तो बुखार है, अमल ने नाश्ते की टेबल पर बैठते हुए कहा। हाँ अब तबीयत ठीक है बस इसीलिए, परीक्षा ने कहा तो वो मुस्कुराकर नाश्ता करने लगी। जैन नहीं उठा। अस्सलाम वालेकुम चाचू, सबने कोर्स में सलाम किया। वजाहत को देखा जो जैन के बारे में बैठने से पहले पूछ रहे थे। जैन इतनी जल्दी कहाँ उठेगा? अमल ने मुंह बनाया। आज बड़े भैया इसकी मीटिंग है। पेरेंट्स टीचर सालार भैया तो है नहीं, आरिज भैया जानते नहीं हैं तो बड़े पापा जाएंगे क्या? अमल ने जानबूझकर ये जिक्र छेड़ा था। परीक्षा ने अपनी हंसी दबाई थी। मुझे पता है और मेरा ही जाने का इरादा है, कबीर ने मसरूफ़ से अंदाज में कहा। तो दोनों ने शरारती नज़रों से एक दूसरे को देखा। अयत को भी बुलाकर लाओ, कबीर ने दोनों की खिड़की की तरफ मुतवज्जा होते हुए कहा। मैं लाती हूँ, परीक्षा हाथ झाड़ती उठ गई। मुर्तज़ा भाई की तबीयत ठीक है भाभी? मदीहा से वजाहत ने पूछा। ठीक है, इनकी तबीयत, रात देर तक काम करते रहे हैं कबीर और उसके बाबा, बस इसलिए शायद इन्हें देर हो गई। उन्होंने कबीर के आगे नाश्ता रखा जिसने न्यूज़पेपर रखा था। वजाहत ने सर हिलाया। सोफ़िया इसके आगे नाश्ता रख रही थी। वो भी नाश्ते की जानिब मुतवज्जा हुए। वजाहत के बच्चे नहीं थे और इन्हें जैन से बेहद लगाव था। सब बच्चों में से सिकंदर और शहाब के साथ मुर्तज़ा साहब भी नाश्ते की टेबल पर आ गए, जबकि सिकंदर की बेगम अफशीन जो रोज़ाना इन्हीं के साथ आती थी और इनकी एक बेटी और बेटा। रिमशा घर में सबसे छोटी थी, जबकि अदील जहनी मरीज़ था। 25 साल का होने के बावजूद, इसके लाख इलाज होने के बावजूद भी वो जहनी बीमार था और अक्सर इसको सबने पागल खाने भेज देने का तजिया किया था। मगर अफशीन की ज़िद पर घर में इसे एक अलग हिस्से में रखा जाता था और तकरीबन सभी हिस्से दूर रहते थे, खुद अफशीन भी। मगर बेटे की रोज़ बिगड़ती हालत देखकर इसने इसकी शादी का फ़ैसला किया कि शायद कोई लड़की आकर इसको संभाल ले। और जब इसने सिकंदर से इस बारे में डिस्कस किया तो वो खफा हुए, मगर अफशीन की ज़िद के आगे किसी के ना चल सकी। और इस तरह सिमल, जो कि गरीब घराने की लड़की थी मगर इतनी खूबसूरत थी कि सब इसके माँ बाप के इस रिश्ते पर मान जाने पर हैरान थे, इससे अदील की शादी कर दी गई और अदील के साथ अदील कमरे में पाई जाती थी। इनके पास कोई भी नहीं जाता था, ख़ास मेड्स थी जो इन्हें खाना पहुँचा देती थी। सिमल कैसी थी? एक पागल इंसान के साथ कोई नहीं जानता था, यहाँ तक कि इसके ख़ानदान में से भी कोई नहीं आता था। और इस अनोखी शादी में सभी शामिल थे सिवाय सालार के। वो अक्सर अपने प्रोफेशन की वजह से घर से बाहर रहता था, जबकि शहाब की 2 बेटियां थीं, फरीशा और अमल। तंजीला ने किचन में से शहाब को टेबल पर देखा, जो जल्दी से इनके आगे खाना लगाया। तबीयत के लिहाज से वो बिल्कुल कबीर जैसे थे। सब नाश्ता कर रहे थे, हल्की फुल्की बातें भी जारी थीं। फरीशा आयत को भी ले आई थी। वो चुपचाप टेबल पर बैठ गई। सबने इसके सूजी आंखों को देखा हैरत से। क्या हुआ बेटे? मुर्तज़ा ने सबसे पहले पूछा। ये सवाल ही सबके मुंह पर था। कुछ नहीं था अबू। वो जल्दी से मुस्कुरा कर बोली तो मुर्तज़ा भी मुस्कुरा दिए। आरिज़ और सलार कहाँ हैं? मुर्तज़ा ने अपनी बीवी की तरफ देखा। सलार तो घर आया ही नहीं रात में और आरिज़ अपने कमरे में है। वो बोली, फ़ोन लगाओ इस लड़के को, जब से एक घटिया शौक इसके पीछे लगा है घर से गायब रहता है। वो ज़रा गुस्से से बोले तो कबीर ने सलार को कार्ड मिलाई जिसका नंबर उठ नहीं रहा था। आरिज़ के बारे में अलबत्ता उन्होंने कुछ नहीं कहा। सब अपनी अपनी जगह जाने के लिए उठे तो तभी जैन दौड़ता सीढ़ियों से नीचे उतरा। जल्दी से जूस पिया और वजाहत के पास आया। चाचू मेरी मीटिंग आप अटेंड करेंगे? सलार भैया तो है नहीं, वो बोला तो वजाहत मुस्कुराकर कुछ बोलता कि कबीर ने उसके शाने पर हाथ रखा। मैं चलूँगा, चलो आ जाओ, वो बोला और इसे खींच कर बाहर ले गया। हाय बड़ा मज़ा आने वाला है। परीक्षा और अमल ने अपनी हंसी रोकती खुद भी बाहर भागी, जबकि बाकी सब पीछे मुस्कुरा दिए थे। बड़े भैया आप क्यों ज़हमत कर रहे हैं? जैन की जान भी सिसक उठी थी। क्यों, मेरे साथ क्या मसला है? सलार जा सकता है तो मेरे जाने से क्या हो जाएगा? कबीर प्राडो में बैठा और दोनों लड़कियां भी जल्दी से बैठ गईं। जैन को चक्कर आ रहे थे। वो चारों न चार गाड़ी में सवार हो गया। रोने वाली शक्ल हो रही थी। 15 मिनट की ड्राइव के बाद इनका कॉलेज आ गया था। तीनों लड़कियां कबीर को खुदा हाफिज़ कहकर चली गई थी। अलबत्ता जैन बहाने सोच रहा था कि क्या हो ऐसा कि कबीर अंदर ना जाए। कबीर ने तेवड़ी डाली, उसको देखा। आजे भैया, वो मुस्कुराया। फीका सा सांस तो भूल गई। कबीर गाड़ी से उतरा और गॉलेज में दाखिल हुआ।
जैन भी सर झुकाए इसके पीछे दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम बॉस। अचानक एक लड़का अपनी ऐनक दुरुस्त करता जैन के करीब आया, माथे तक हाथ ले जाता वो बोला। कबीर ने हैरत से इसको और फिर जैन को देखा। जैन का चेहरा अलबत्ता फीका पड़ गया था। ओ यार कैसे हो बॉस? वो हंसता हुआ बोला। वो लड़का इसके बॉस कहने पर हौनक हुआ। ये सब क्या है? कबीर ने गुस्से से पूछा। भैया हम सब दोस्त एक दूसरे को बॉस कहते हैं। वो मुस्कुराया। कबीर ने सर झटका और अंदर जाने लगा। जैन इस लड़के को परे धकेल कर कबीर के पीछे भागा था। कबीर स्टाफ रूम में दाखिल हुआ। जैन का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। भैया वो एकदम बोला। कबीर ने मुड़कर इसकी जानिब देखा। वो एक्चुअली मेरे टीचर्स इस रूम में नहीं हैं, आप यहाँ वेट करें, मैं अभी रूम नंबर पता करके आता हूँ। जैन ने इसे वीआईपी रूम में बिठाया और वहाँ से फ़ौरन भागा था। वो भागता हुआ कैंटीन की तरफ आया। और अपने दोस्तों के बीच आकर सांस लिया। कैंटीन में सबने इसे सलाम किया था और इसे इस वक्त किसी चीज़ की गर्ज नहीं थी सिवाय इसके कि कबीर को किसी तरह यहाँ से निकाला जाए, वरना जो इसके हालात थे इसके टीचर्स कबीर को सब बताकर इसकी इज्जत कर देते। क्या हुआ? हम कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, इसके एक दोस्त ने पूछा। यार हो गया मैं तो सीरियसली। जैन ने परेशानी से फ्रीज़र खोला और बिना कुछ कहे सुने इसने कोक का कैन निकाल कर मुँह से लगाया। ऐश गिरी आंखों में बेहद परेशानी थी। हुआ क्या है? इसने काउंटर पर कैन फेंका। बड़े भैया आए हैं मीटिंग अटेंड करने, जैन ने बेचारगी से बोला। वर्ड सब हैरान हुए। मगर तुम्हारी मीटिंग तो तुम्हारे सलार भैया लेने आते हैं ना? मैं तो एक ऑटोग्राफ लेना चाहती थी। ही इज़ सो हैंडसम। इनमें से एक लड़की बोली। यार वो शहर से बाहर हैं। जहन ने बालों में हाथ फेरा। ये तो वाकई परेशानी की बात है। दूसरी तरफ से आवाज़ आई। जैन ने पसीना साफ किया और जेब में से सुर्ख रुमाल निकाल कर मुँह माथे पर बांध लिया। इस स्टाइल में वो बहुत अलग और बेहद चार्मिंग लगता था। अब क्या किया जाए? वो हथेली पर मुक्का मारता हुआ बोला। ऐसा करो किसी तरह इन्हें वापस भेज दो, एक दोस्त ने मशवरा दिया। बहुत खूब, जाओ ज़रा निकाल कर आओ इन्हें कॉलेज से बाहर। जैन भड़क कर इस फालतू मशवरे पर रुख मोड़ गया। इसका रुख मोड़ते ही सामने से आती लड़की को इसने अदाए नाज से देखा था। पल में इसकी आंखों की परेशानी गायब हुई थी। शम्स, वो मुँह में बड़बड़ाया, मगर अगला ख्याल कबीर का आते ही इसने शम्स पर बाद में निगाह डालने का सोचकर कबीर जो कि एक मसला था हल करने की ठानी। इसने घड़ी पर निगाह दौड़ाई। 10 मिनट हो गए थे जैन को गए हुए। अब इसको गुस्सा आना शुरू हो गया था। वो उठता कि इससे पहले ही इसे आवाज़ सुनाई दी। सर, बट मेरा मेरिट अच्छा है, राहत साहब ने कहा था अच्छे मेरिट पर एडमिशन मिल जाएगा। वो झुंझलाई हुई सी खूबसूरत आवाज़ पर वो चौकन्ना हुआ। आवाज़ खिड़की में से आ रही थी। इसे सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही थी मगर चेहरा नहीं। इसने सेलफोन निकाल कर यूज़ करना शुरू कर दिया। बट मैंने पैसे उन्होंने कहे थे, मैं लेके आई हूँ। अब आप मुझसे इससे भी ज़्यादा मांग रहे हैं, जबकि मेरी फ्रेंड का भी एडमिशन हुआ है। इसकी इतनी फ़ीस तो नहीं थी। अब आवाज़ गुस्से में बदली। इडियट। अब जैसे भड़कती आवाज़ सुनाई दी। ना चाहते हुए भी वो जगह से उठा था और खिड़की का पर्दा हटाया। ये क्लर्क रूम था। सामने क्लर्क रूम था जहाँ एक सख्त गेर ऑफिस बैठा था और एक लड़की जो गाउन में थी झुककर पेपर्स उठा रही थी। चंद लम्हे वो देखता रहा, फिर वहाँ से हटता कि वो लड़की सीधा हुई। देख लूँगी मैं इस बुड्ढे को, इसने रुख फेर कर गुस्से से कहा। ब्लैक गाउन में सर को दुपट्टे से ढांपे वो मुश्किल ही ढांप रहा था। वो तीखी नज़रों से क्लर्क को देख कर बोली। जबकि कबीर अपनी जगह साख्त हो गया था। यह पहली बार था जो इसकी निगाह किसी पर ठहरी थी, वरना 30 साल ज़िंदगी में कई लोग और लड़कियाँ जो बेहद हसन रखती थी इसके ऑफिस में भी थी, जबकि इसके साथ भी काम करती थी, मगर कभी किसी पर निगाह नहीं ठहरी थी। लड़की ने वो फाइल्स सीने से लगाई और वहाँ से जाने लगी। कबीर होश में आया था। और दरवाजे से बाहर निकला। वो अब कॉरिडोर में नहीं थी। इसने कॉरिडोर से निकलकर बाहर देखा तो वो लड़की वहाँ पर भी नहीं थी। ब्लैक गॉगल्स को उतारकर वो दोबारा क्लर्क के पास आया। इस लड़की का नाम क्या था? इसने पूछा। लहजा बेताब सा था। किसका? क्लर्क ने अपनी ऐनक के पीछे से इसको देखा। कबीर के माथे पर कई बल डले। वो जो भी यहाँ खड़ी थी इसने जब से दोबारा सवाल किया। नैन। क्लर्क ने इसकी पर्सनैलिटी देखते हुए ज़रा इसके रौब में आकर जवाब दिया। नैन। कबीर ने दोबारा नाम दोहराया और मुस्कुरा दिया। कहाँ रहती है? वो फिर से पूछने लगा। ये मुझे नहीं पता। क्लर्क ने हरी झंडी दिखाई। कहाँ रहती है? इसने अपनी पॉकेट से वॉलेट निकाल कर इसके टेबल पर 5000 का नोट रखा। क्लर्क मुस्कुरा दिया।
साहब ये तो मुझे नहीं पता, मगर ये इसके डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी है बस, वो बोला। कबीर ने जल्दी से वो डॉक्यूमेंट उठाकर खोले। नैन अब्बास इसने नाम पढ़ा और मुस्कुरा दिया। डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को सख्ती से थाम कर दोबारा कागज़ लगाकर वो जैन की तलाश में निकला और सामने से जैन आता दिखाई दिया। कबीर ने इसको घूरा। चलें भैया, इसने कहा। मुस्कुराहट ज़रा अलग थी। कबीर इसके बताए गए रूम में चला गया, जबकि जैन ने इसके पीछे से सुख का सांस दिया। हाँ, इसकी सारी पॉकेट मनी तो ख़त्म हो गई थी, मगर जान बख्श गई थी। इसने गहरा सांस खींचा।